हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंस्त्यागी एंड इन दिस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पीवाईक्यू हमारे होंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज होंगे हमारे और सेट के कुछ क्वेश्चंस होंगे। सेट मतलब एनटीएससी सेट का जो एग्जाम होता है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसके अंदर होंगे। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उन सारे क्वेश्चन के सारे टाइप्स आपको करने हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ही होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सीबीएसई से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पीवाईक्यू और सेट के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ आप अपना पेन पेपर लेके बैठेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे और उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ये। और अब ये देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया है 2009 में, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस ऑफ ए का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे वैसे हम अपना क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। और देखो, डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंटली अगर डायग्राम बना दिया है तो आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले देखना है कि हम डायग्राम क्या बनाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि भाई दो मेटल के वायर्स हैं ए और बी, तो वो सेम मटेरियल के हैं और वो पैरेलल में लग रहे हैं। और अगर वायर्स हैं तो वायर्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हमने दो रेजिस्टेंस लगा लिए एक सर्किट के अंदर और यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट भी कर दिया। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर ए और आर बी, जैसा कि दिया हुआ है ए और बी दो मेटल के वायर्स हैं, तो आर ए और आर बी हमने रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। ये अब हमने कर लिया। अब हमको दिया हुआ है कि वायर ए की लेंथ एल है, तो वायर ए की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो आर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, रो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल यानी कि लेंथ, यहाँ पर लेंथ एल दी हुई है अपॉन ए, ए यानी कि एरिया। अब यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है आर, तो एरिया इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, आर बी को कर लेंगे। आर बी क्या हो जाएगा, रो। अब यहां पर आर बी के केस में एल दिया हुआ है 2L, यानी कि रो इंटू 2L अपॉन आर, यहां पर दिया हुआ है 2R। इस बार रेडियस डबल कर दिया, तो डबल कर दिया कोई बात नहीं, एरिया 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर इस बार 2R कर दिया। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर टू का स्क्वायर नहीं करते, आर का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 से इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि आर बी जो है वो बिल्कुल आर ए की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई हो गई है, यानी कि आर बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर ए। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो रो एल पाई आर स्क्वायर ये सारी चीजें इसके अंदर भी है, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, जैसे यहां पर मैं सिर्फ 2 लगा दूं, तो यही तो बन जाएगा आर बी। यानी कि अगर आर ए को डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या बन जाएगा, आर बी बन जाएगा। तो हमने इसका रिलेशन लिख लिया। इसका मतलब मैं आर बी को क्या लिख सकता हूं, आर ए अपॉन 2। तो आर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, आर ए अपॉन 2। अब देखो दो रेजिस्टेंस है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ए अपॉन 2। अब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r1 क्या है, आर ए, प्लस 1/r2 क्या है, आर ए अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर बच्चों को क्या दिक्कत होती है कि ये आर ए अपॉन 2 को कैसे सोल्व करेंगे। देखो जब भी कोई चीज अपॉन में आए तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1 अपॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है 1 को डिवाइड किया गया है आर ए अपॉन 2 से। और जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2/r ए। क्या कहते हैं हम, कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं ना किसी चीज को, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं उसी चीज के रेसिप्रोकल को, जैसे 2/r ए, ठीक है। तो ये सेम ही बात है। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/r ए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2/r ए हम इसको लिख सकते हैं, इसको सही से लिख देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम, 2/r ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/r ए। और इसका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है तो 3/r ए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या है, 3/r ए। अब मुझे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, आर ए अपॉन 3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अभी ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया।
हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ए कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए का रेशियो निकालना है किससे, आर इक्विवेलेंट से। तो कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट क्या है, आर ए अपॉन 3 अपॉन दोबारा से आर ए अपॉन आर ए। अब देखो दोबारा से यही बात है कि अगर ये अपॉन में लिखा हुआ है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी मल्टीप्लाई में है, मतलब आर ए अपॉन 3 एक नंबर है, ठीक है, और अपॉन में आर ए एक नंबर है। और अगर ये दोनों चीजें डिवाइड में है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ आर ए अपॉन 3 मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ये वाला, इसका रेसिप्रोकल आर ए। सिंपल है। देखो जब भी कोई चीज डिवाइड में होती है उसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करना, ठीक है। अब मैं आर ए को आर ए से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आएगा 1/3 विच इज 1:3। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, और आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है क्योंकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और सिंपल किस पर बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक कौन सा है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, derive the expression for heat produced due to the current I flow from a time interval t through a resistor R having a potential difference V across its end. Which name of the relation is? देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जब हम न्यूमेरिकल में इसको डालेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बन जाती हैं, तो उसको बड़े ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमको सिंपल हीट की जो 3-4 इक्वेशन में पड़ी थी ना उनको डिराइव कर देना है बस। और ये सीबीएसई 2009 और 2010 पे पूछा गया है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई देखो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बताना है हीट का, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक सर्किट बना लेता हूँ, ठीक है। सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं वी वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस आर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर भी दिया हुआ है आर, और इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इज इक्वल टू टी, ठीक है, सिंपल है। चलिए करंट वगैरह हम सब लिख लेंगे, आई यहाँ पर क्या है, करंट क्या है आई, रेजिस्टेंस क्या है आर, और वोल्टेज क्या है वी। चलो ये सारी चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, हीट का, किसका हमको एक्सप्रेशन देना है, हीट का। अच्छा सबसे पहले क्या मुझे ये पता है कि हीट क्या होती है, हीट एक एनर्जी है, ठीक है, हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो अगर यहाँ पर ये V वोल्टेज है, ठीक है, अगर कोई वोल्टेज आता है सर्किट में, ये करता क्या है, वोल्टेज किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। देखो करंट क्या होता है, करंट को हम कहते हैं कि भाई अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, करंट। अब चार्ज को फ्लो कराना है मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके कौन जाएगा, वोल्टेज। इसीलिए बोलते हैं कि भाई वोल्टेज अप्लाई करना जरूरी है करंट को पैदा करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे, यानी कि अगर मुझे वोल्टेज अप्लाई करना है तो वोल्टेज अप्लाई होने के बाद होता क्या है, कुछ काम किया जाता है सर्किट के अंदर, और वो काम किस पे किया जाता है, चार्ज के ऊपर। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने दूसरी यूनिट के अंदर पढ़ा था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं कहूं V क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और अगर मैं क्यू को देखूं तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। यानी आई यानी करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी चार्ज क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, ठीक है, आई इंटू टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी आई टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक फॉर्मूला हमको यहां से मिल गया। अब ये डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज द वर्क डन, और हमको एक्सप्रेशन किसका निकालना है, हीट का। हीट एक एनर्जी होती है, ठीक है, और डब्ल्यू भी वर्क है, और वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, क्योंकि जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी आप उतना ही काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। यानी कि यहां पर जो हीट एनर्जी है वो क्या है, वी आई टी। अब एक बात और, यहां पर ये किस लिख कैसे दिया, ये एनर्जी और वर्क का रिलेशन जो है ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि भाई जब भी कुछ काम किया जा रहा है बैटरी के थ्रू, वो काम कैसे हो रहा है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह चलाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो उस जगह पर जब इस रेजिस्टर से ये करंट निकलता है या फिर ये चार्ज निकलता है, तो यहां से एक हीट डेसिपेट होती है, क्या होती है, यहां से हीट डेसिपेट होती है। और हमने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन के भाई जितनी एनर्जी बनेगी
उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ना तो ये खत्म होती है ना ही ये बनाई जा सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये एनर्जी यहां से बनी होगी, यानी जो वर्क इसको यहां से जाने में लगा होगा, उसी वर्क की वजह से यहां पर एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। वो हीट एनर्जी क्या होती है, वी आई टी, ठीक है। वो हीट एनर्जी क्या है, वी आई टी। अब हमने ये पहला एक्सप्रेशन कर दिया। अभी हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो रहे हैं, दो तीन एक्सप्रेशन, जिसमें से एक है कि अगर भाई वी को मैं लिख दूं आई आर, यानी कि हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, तो H इज इक्वल टू आई आर आई टी, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ था कि भाई क्या नाम है उसका, ये भी बताना है तो इसका नाम क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसका अगर दूसरा फॉर्मूला हमको डराइव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी वी आई टी में क्या कर देंगे, हम आई को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आई क्या होता है, देखो वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आई आर से क्या होता है, वी बाय आर, अगर तुम कर दोगे तो आई आ जाएगा। इसका मतलब आई को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वी बाय आर, यानी फिर से वी आ जाएगा, तो एक और वी की वजह से वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द हीट। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी एंड वी आई टी। दीज थ्री फॉर्मुलाइज फॉर द हीट एनर्जी। और इसको बोलते क्या है, इस रूल को, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब इतने आसान है कि आपको नंबर देने के लिए ही इनको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इतने क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो स्टूडेंट्स में क्या होती है कि भाई उनको सर्किट सॉल्विंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको सर्किट सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई तुम ये देखो कि तुम्हारा करंट कहां पर है और किधर से जा रहा है। अगर तुमने ये देख लिया, देखो ये 2010-11 में पूछा गया है क्वेश्चन, एमीटर की रीडिंग बतानी है। एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है कि भाई सिंपल करंट बताना है। क्योंकि देखो एक बात और, इसको पहले ब्लैक कर लेते हैं, इसके ऊपर यूज करने के लिए रेड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले मेरे पास यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट तो इधर से जाएगा, ये तो पक्का है। फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। मैं पहले करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जंक्शन मिल गया। जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे कोई दो रास्ते इसको दिखे। तो अब करंट क्या बोलेगा कि आधा करंट इधर से जाएगा और आधा करंट इधर से जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आधा नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो करंट जा रहा है ये वाला, वो इधर से चला जाएगा, और यही करंट यहाँ से आ जाएगा, और ये दोनों करंट मिलके इसमें से चले जाएंगे, और ये इस तरीके से वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा। अगर आपने ये कर लिया, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ एरो लगाने हैं, तो सर्किट पूरा सॉल्व हो चुका है। बस इसके आगे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया है कि देखो यहां से जितना करंट निकलेगा ना, लेट सपोज आई निकला है, ठीक है, यहां पर डॉट के पास, इस जंक्शन के पास, इधर से मान लो आई वन करंट चला गया, ठीक है, और इधर से मान लो आई टू करंट चला गया। अब मुझे ये बताओ, इस जगह पर कोई दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, तो इधर से तो आई वन ही नीचे आएगा, और यहां पर से आई टू आ रहा है। तो जब इस डॉट पे ये दोनों मिलेंगे, तो यहां से आई वन और आई टू दोनों मिलके जाएंगे, हाँ या ना। और ये जो आई वन और आई टू थे, ये पहले से आ रहे थे आई बन के, और ये टूटे आई वन और आई टू में। तो जब ये जुड़ जाएंगे आपस में, अब भी ये किस में जुड़ेंगे, आई में, ठीक है। अब वापस आ जाओ, तो जैसे ये करंट इस एमीटर के अंदर जाएगा, ये आई होगा, और जैसे ये वोल्टेज बैटरी के अंदर जाएगा, ये फिर से आई होगा। इसका मतलब जितना करंट निकला है उतना ही करंट एमीटर से पास हुआ होगा। अब देखो, क्वेश्चन अच्छा कब बनता है, जब ये एमीटर इस रेजिस्टेंस के यहां पर लगाया हुआ था, तब क्वेश्चन कुछ और होता, क्योंकि तब आई टू करंट इसके अंदर से जाता। तो जितना करंट वोल्टेज से निकला है उतना ही करंट इससे अंदर से पास हो गया, तो सिंपल आई निकाल लेंगे। तो अब हमको ये पता चला है कि अगर हम आई निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो अब हम आई को निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, आई को निकालने पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से देखना, अभी हमको ऑब्जर्वेशंस में एक बार इसको दिखाते हैं कि अभी हमने जो ऑब्जर्वेशंस ली थी उसके अंदर हमें क्या दिखा था कि भाई ये जो 3 ओम के रेजिस्टेंस है यहाँ वाले, ये जो है, इन दोनों से तुमने भी देखा था कि यहां से आई वन जा रहा है, ठीक है, और यहां से भी आई वन जा रहा है। इन दोनों से सेम करंट जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द, हमने जो पढ़ा है सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमने जो पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि भाई सीरीज में रेजिस्टेंस कब होते हैं, जब करंट सेम हो, करंट सेम हो। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में।
ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में। यानी ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं? सीरीज में। यानी अगर मैं इनको आगे सॉल्व करूं तो मैं इनको एक ही रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, विच इज 6 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो पूरी ब्रांच थी, इसमें कितना गया था? I1 करंट, और इसमें कितना गया था? I2 करंट। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में I1 गया है और इसमें I2 गया है, मतलब दोनों में अलग अलग करंट है। तो ऊपर वाला तो टोटल क्या हो गया? 6 ओम। नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला हमको पता है 3 ओम लिखा हुआ है। तो भाई 3 और 6 क्या है? दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इनका पैरेलल सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कैसे होगा? 18/9 आंसर आएगा और इसको हम लिख देंगे 2 ओम। अब इसको करते कैसे, ध्यान से सुनेंगे। जब भी आपको दो रेजिस्टर दिए हो जिनका पैरेलल निकालना हो, जो कि तुम ऐसे करके करते हो 1/6 प्लस 1/3, और तुम यहाँ पर क्या करोगे? एलसीएम लोगे, विच इज 18 और 6 भी हो जाएगा। ठीक है, 6 एलसीएम हो जाएगा इसका। यहाँ पर 6 ले लेते हैं, चलो 18 ले लेते हैं। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तुम कितना भी लो, बस कैलकुलेशन में बाद में यहाँ पर इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 9/18, और इसको वापस से रेसिप्रोकल करोगे, आंसर आएगा 18/9। इसको ऐसे करने की बजाय अगर आपको दो का दिया हुआ है, देखो दो के लिए ही एप्लीकेबल है ये। अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और उनका आपको पैरेलल निकालना है, तो क्या करोगे आप? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिख दो, और दोनों को सम करके नीचे लिख दो। जैसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट जिसके अंदर दो रेजिस्टेंस दिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 ओम आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 2 ओम। तो मतलब इस सारे को सॉल्व करके हमारा अब तक कितना आ गया है? 2 ओम। देखो हम पार्ट पार्ट करके कर रहे हैं, पहले हमने ये किया था, फिर हमने ये किया था, अब हम तीनों को कर देंगे। तो अगर ये 2 ओम है, ये 0.5 ओम है, ये 0.5 ओम है, और देखो तुम्हें बताया था इसमें से कितना जा रहा है? आई। इसमें से कितना जा रहा है? आई। और इसमें I1 और I2 जा रहा था, जो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। तो I1 I2 बाद में क्या बना रहे हैं? आई बना रहे हैं। तो अब इस पूरे में से भी आई जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तीनों क्या है? सीरीज में है। तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस ये जो ऊपर का 2 ओम आया है, तो मतलब हमारा आंसर आ गया ये 1 + 2 विच इज 3 ओम। तो मतलब हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या बनता है यहाँ पर? टोटल रेजिस्टेंस क्या बनता है यहाँ पर? 3 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और वोल्टेज टोटल क्या है तुम्हारी? 3 वोल्ट। वोल्टेज टोटल क्या है? 3 वोल्ट। V इज इक्वल टू आई आर, इससे आसान कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और V हमारा 3 है, इज इक्वल टू आई हमें पता नहीं है, और R हमारा 3 है। तो I की वैल्यू क्या आ गई? 1 एम्पियर। I की वैल्यू क्या आ गई? 1 एम्पियर। I की वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर, विच इज द आंसर। 1 एम्पियर जब तुम्हारा ये करंट यहाँ से निकला है, यहाँ से 1 एम्पियर गया है। ठीक है, यहाँ से कितना गया है? 1 एम्पियर, और यहाँ पर आया भी कितना होगा? 1 एम्पियर। यानी इस एमीटर के थ्रू कितना करंट निकला है? 1 एम्पियर। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी? 1। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2010-2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो बस हमको ना सर्किट सॉल्विंग में ध्यान क्या रखना है कि हमें अगर करंट की डायरेक्शन पता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रही है, या फिर कहाँ पैरेलल सर्किट बन रहा है, तो हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, और इतने कोई हार्ड सर्किट सॉल्विंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है V² बाय R या फिर I² R में। और ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन भी बनता है, और ये क्वेश्चन शायद है भी शीट के अंदर कि भाई जो तुम्हारा पावर है वो लिखा होता है V²बाय R। ठीक है, और अभी तुम लिख दोगे पी पावर को I²R। ठीक है, ऑब्वियसली टी की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, टी को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टी तो दोनों में सेम है। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें से बताया जाता है कि भाई P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन इस वाले के हिसाब से हमें बताया जाता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ऐसा कैसे हो गया भाई कि भाई पावर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? तो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। क्या इसकी वजह है कि भाई यहाँ पर रेसिप्रोकेट हो रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है? तो ये किस क्यों ऐसा बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या है, ये क्वेश्चन तो आसान ही है। देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसकी रेटेड दी हुई है। अच्छा, रेटिंग क्या होती है? रेटिंग इज द जो
सिंपल यूनिट्स दी हुई होती हैं आपको, जितनी भी रेटिंग मिली हुई होती हैं अपने अप्लायंसेस पे, जो प्री डिफाइंड रेटिंग्स होती हैं उनको हम रेटेड बोलते हैं, ठीक है, रेटिंग बोलते हैं। तो रेटिंग क्या है, पावर रेटेड क्या दिया हुआ है 60 वॉट, वोल्टेज रेटेड क्या दिया हुआ है 240 वोल्ट। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस करना है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप, अब ध्यान से सुनेंगे, इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट, अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 192 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस बताना है। आसान है, ठीक है। जैसे ही तुम रेजिस्टेंस बताओगे तो तुम्हें देखो रेजिस्टेंस मिल गया, और अब यहां पर दिया हुआ है वोल्टेज ड्रॉप। ये क्वेश्चन में ना वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि कितना वोल्टेज यूज कर लिया इस रेजिस्टेंस ने। तो कितना वोल्टेज इस रेजिस्टेंस ने यूज कर लिया और कितना रेजिस्टेंस ये खुद है, अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। पावर कंज्यूम निकालना है और करंट निकालना है, तो सिंपल है। और रेजिस्टेंस दोनों में सेम है। तो इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि क्या करना है, सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस भी किसका निकालना है, सबसे पहले इस बल्ब का। तो चलिए एक बार निकाल लेते हैं। पहले पावर क्या दी हुई है 60, और वोल्टेज क्या दिया हुआ है 240। इस हिसाब से हमारा आर आ जाएगा। तो आर से पहले हम पावर का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एंड वी स्क्वायर क्या है 240 इंटू 240 अपॉन 60 वॉट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, एंड दिस इज बिकम्स 4 4 जा 16 एंड 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 960 ओम्स, कुछ इस तरीके का ये आ जाता है, ठीक है। 960 ओम्स का रेजिस्टर ये होगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 960 ओम्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ गया 960 ओम। अब रेजिस्टेंस अगर हमारा 960 ओम आ जाता है, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई पावर क्या होगी अगर वोल्टेज ड्रॉप 192 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो तुम्हारा है वो सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस 960 ओम है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फिर से वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, विच इज P क्या है तुम्हारा पावर जो हमें निकालना है, वी स्क्वायर यानी 192 मल्टीप्लाई बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 192 अपॉन आर क्या है 960, ठीक है, सिंपल है। अच्छा इस 960 को यहाँ पर ना तुम, अब देखो हम तो यहाँ पर इसको कैलकुलेटर से करें चाहे आंसर देख के करें जो भी है, लेकिन आप वहां पर क्या कर रहे होगे, आप तो खुद को खुद से सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक मैं बताता हूँ कि भाई 960 ओम को तुम ऐसे मत लिखो, ठीक है। क्यों लिखोगे, क्योंकि तुम्हें 960 ओम से ये डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तुम्हें अभी पता है कि ऊपर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई 960 ओम कैसे आता है, 240 की मल्टीप्लाई करके आता है ना, 240 की मल्टीप्लाई 4 से करके आता है। तो इसको करो, देखो 4 से डिवाइड करना आसान है। 4 से कैसे डिवाइड करेंगे हम इसे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये हमने कर लिया डिवाइड। अब देखो ये इस 24 से भी हो जाएगा, ये 24 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, नीचे 10 बच रहा है, ठीक है, नीचे क्या बचा 10 बच गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, 192 ऐसे ही है, 2 भी लिखा हुआ है अपॉन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3 अपॉन 10, विच इज 38.4, 38.4। तो 38.4 वॉट आंसर आ जाता है। तो चलिए भाई पावर में निकल गया, क्या आ गया 38.4। चलो बहुत बढ़िया। अब अब क्या करना है हमको, अब हमारा रेजिस्टेंस आ गया, पावर आ गया, अब करंट निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू वी आई से हम करंट निकाल लेंगे, सबसे आसान फॉर्मूला। पावर कितनी है 38.4 है, ठीक है, पावर कितनी है 38.4। अच्छा अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 38.4 या फिर P इज इक्वल टू वी आई से क्यों निकाले, वी इज इक्वल टू आई आर से निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों से हम निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर से थोड़ा आसान पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 192 अपॉन 960 तुम करोगे और ये तुमने अभी 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 सॉल्व किए हैं। तो V क्या है तुम्हारा 192 अपॉन रेजिस्टेंस क्या है 960, करंट निकाल लो, ठीक है। तो करंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 4 0 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको दोबारा से। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 फिर से लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इससे 2 लिख सकते हैं, और ये 10 से 2 डिवाइड होगा तो एट द लास्ट आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन ना सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है,
लेकिन हमको वहां पर ये तरीके सोचने नहीं है, क्योंकि हमें वहां इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि भाई किस तरीके से करें या क्या सोच के करें। तो हमको अपना माइंड क्लियर रखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। जैसे आसानी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वैसे तुम कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, 0.2 एम्पियर इसका आंसर आ गया है करंट का, और पावर का इसका आंसर है 38.4 वॉट, और रेजिस्टेंस इसका है 960 ओम। अपना आंसर चेक कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि भाई आंसर के अंदर तुमको ये जितनी भी यूनिट्स हैं वो जरूर लगानी है, क्योंकि यूनिट्स अगर आप नहीं लगाओगे तो आंसर आपका नंबर आंसर से काट लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, ठीक है, इट इज मेल्टेड, ओके, उसको पिघला दिया गया है और उसको वायर में बनाया है उसके हाफ लेंथ का, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द परसेंटेज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एकदम मतलब ये क्वेश्चन वो है जो डिसाइड करता है कि आप बाकियों से कितना अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है कि भाई वो उन सब को फिल्टर कर देगा जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को या फिर पूरी फिजिक्स या फिर पूरी साइंस को सिर्फ पढ़ के आए हैं, समझ के नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये सीबीएसई 2012-13 में पूछा गया है। चलो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे पता है रेजिस्टेंस 16 ओम दिया हुआ है, ठीक है। उसको मेल्ट किया गया है, उसको दूसरे वायर में बनाया गया है। देखो वायर का मटेरियल सेम है, यानी रो पे फिर से वही दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि रो तो सेम ही है, ठीक है। दिक्कत की बात नहीं है रो के लिए। आगे हाफ कर दी गई है उसकी लेंथ। सबसे पहले मैं अगर पहले रेजिस्टेंस आर था विच इज रो एल अपॉन ए, अब तो देखो आदत हो गई है ना रो एल अपॉन ए लिखने की रेजिस्टेंस को। हाँ, तो आर अगर रो एल अपॉन ए है, तो मैं अब अगला पूछ लेता हूं आर डैश। इसको मैं आर डैश मान लेता हूं, दूसरा जो मतलब वायर को मेल्ट करने के बाद आया है। रो तो सेम रहेगा भाई, तो हाफ लेंथ कर दी है तो 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय। अब ध्यान से सुनेंगे एक बात और, ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे? उन्होंने यहां पर 1/2 तो लिख दिया, अब नीचे पता है क्या लिख देंगे वो, एरिया, जो कि फॉर्मूले में होता है। यहां पर तुम गलत हो, ठीक है। क्यों? जैसे ही मैंने इसको मेल्ट किया, ध्यान से सुनना, जब मैंने एक वायर को मेल्ट किया है और इसकी स्टेट चेंज करी, मतलब एक अच्छा एक ऐसे देखते हैं, ये वाला वायर है सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल वायर मैंने ले लिया है, ठीक है। चलिए, और इसको मैंने मेल्ट करा और अब मैंने इसके आधे लेंथ का बना दिया। देखो मटेरियल तो उतना ही है ना भाई, मटेरियल तो उतना ही है, वो तो गायब नहीं हुआ, लेकिन लेंथ आधी कर दी। तो जब भी किसी चीज की तुम लेंथ कम करते हो, उसका एरिया नहीं बढ़ जाता है। तुम्हें दिखता है ना कि भाई तुमने कोई चीज प्रेस की, कोई चीज तुमने दबाई है, तो उसका एरिया कैसे बढ़ जाता है? तो मतलब लेंथ कम करने से एरिया बढ़ जाता है, यानी लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसे क्यों होता है? तो चलो एक बार देख लेते हैं। देखो, अब मैं मानता हूं ये सिलेंडर है, यानी एक 3D ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हवा भर रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? हवा। ध्यान से सुनेंगे, ये हवा इसके अंदर भरी हुई है, तो आप इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। इसका क्या बोलते हैं? इसको वॉल्यूम। अब मैंने इसकी ना लेंथ कम कर दी, अब मैंने इसकी क्या कर दी? लेंथ कम। क्या हवा बाहर निकली है? बिल्कुल नहीं निकली, ठीक है। हवा तो बाहर नहीं निकली, मतलब हवा अभी भी उतनी है। हवा अभी भी उतनी है, इसका मतलब वॉल्यूम अभी भी उतना ही है। वॉल्यूम क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम सेम है तो पहले केस में एक बार वॉल्यूम देखते हैं, V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, ये पता होगा। जैसे अब हम यहाँ पे देखो सॉल्व करके देखें, अगर एक स्क्वायर है तो उसका एरिया होता है L इंटू बी, और अगर यहीं पर एक और हाइट यानी कि एक और डायमेंशन इसमें ऐड कर दी जाए तो फॉर्मूला हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, विच इज सिंपल एरिया के मल्टीप्लाई एक और डायमेंशन से कर दी, ठीक है। ये कुछ चीजें जो मैथ की हैं वो बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि एरिया इंटू लेंथ करते हैं तो क्या आता है? वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो चलो वॉल्यूम को हमने क्या लिख दिया? एरिया इंटू लेंथ। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर वॉल्यूम है ए इंटू एल, ठीक है। अब अगले केस में वॉल्यूम सेम रहना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या रहना है? सेम। अगर मैं अगले केस में देखूं तो एरिया, चलो मान लिया एरिया ए है, ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए एरिया ए है, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी? ए डैश मान लेते हैं, लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। लेंथ अगर डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम सेम है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया डैश मल्टीप्लाई बाय 2l। इस l से ये l कट जाता है, l से ये l कट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि भाई अगर हमने एरिया को लेंथ को डबल कर दिया, एरिया क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, एरिया इज हाफ। लेंथ के डबल करने से एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया। लेंथ के डबल करने से एरिया क्या हो गया? हाफ। यानी कि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब लेंथ के डबल करने से अगर एरिया हाफ हो जाता है, तो लेंथ के हाफ करने से एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ है? लेंथ के हाफ करने से एरिया को क्या कर दिया गया यहाँ पे? डबल।
तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई एरिया क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था बस उसके अंदर, और कुछ नहीं था। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल मैथ है। अगर तुम्हें मैथ आती है ना, तो आधी फिजिक्स तो वैसे भी हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर अगर तुम्हें मैथ आती है तो आधी तो वैसे भी हो जाती है। ठीक है, तो हमने नया जो रेजिस्टेंस है वो रो एल अपॉन, अच्छा देखो, टू तो पहले से था, बिल्कुल, और एरिया का टू भी आ गया, मतलब ट्वाइस हुआ है ना एरिया। तो इसका नया जो फॉर्म बन गया वो बन गया रो एल अपॉन 4a। सिंपल है क्या? सिंपल है ना। तो आर, अब देखो दोबारा से, ये रो एल बाय ए तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? आर रेजिस्टेंस ही तो है ये। तो आर वन को तुम क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस अपॉन 4। देखो अगर तुम्हें मैथमेटिक्स आती है तो रेजिस्टेंस के फैक्टर डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन और रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन एकदम हलवा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है मैथ के अंदर। चलो, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अपॉन 4 आ गया, क्या? आर वन। चलिए, अब यहाँ पर पूछा हुआ है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर विच इज आर बाय 4। ठीक है, ये तो हमारा आसान हो गया। अब पूछते हैं कि भाई चेंज कितने का आया? क्या बोला? चेंज कितने का आया, और चेंज परसेंटेज में पूछा है। देखो, ये बात मैं तुम्हें आगे के लिए बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, कि भाई अगर तुम्हें परसेंटेज किसी का पूछा है, तो तुम जिस चीज का परसेंटेज पूछा है ना, जैसे यहाँ चेंज का पूछा है, तो पहले यहाँ पे पता है चेंज निकालो, चेंज निकालो अपॉन उसकी इनिशियल स्टेज, उसकी इनिशियल स्टेज, अपॉन उसकी इनिशियल स्टेज, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर परसेंटेज। एक्चुअल में यही होता है परसेंटेज का फॉर्मूला, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर पता है गलती क्या करेंगे बच्चे? ये चेंज के अंदर आर बाय 4 रख देते हैं। चेंज के अंदर क्या रखेंगे? आर बाय 4, विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ चेंज पूछा है, चेंज कितने का हुआ है? पहले तुम्हारा रेजिस्टेंस आर था, अब तुम्हारा रेजिस्टेंस आर बाय 4 हो गया। समझ में आता है? पहले तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या था? आर, अब आर बाय 4 हो गया। तो चेंज कितने का आया? इसको समझने के लिए, पहले रेजिस्टेंस 10 था, अब तुम्हारा रेजिस्टेंस 5 हो गया, तो चेंज कितने का आया? 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब माइनस करना है इनिशियल से। ठीक है, समझ गए? तो चेंज कितने का आया? 10 - 5, अरे हाँ ठीक है, 10 - 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो चलो चेंज कर लेते हैं पहले भाई। आर माइनस आर अपॉन 4, दिस इज चेंज, दिस इज चेंज। ये हो जाएगा 4r माइनस आर अपॉन 4, और इसको मैं लिख सकता हूं 3r अपॉन 4। तो ये हमारा चेंज आ गया। चेंज अपॉन इनिशियल कर दो, 3r अपॉन 4। अच्छा, इनिशियल क्या था दोबारा से देखेंगे, इनिशियल आर ही तो था, रेजिस्टेंस आर, तो फिर से डिवाइड बाय 4 कर दो। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो यहाँ पर तुम इसको डिवाइड कर दोगे 4r से। क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे आर से। चलो, ये भी तुम्हारा हो गया। अगर ये भी तुम्हारा हो गया तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3/4। लेकिन हमें निकालना था परसेंटेज, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75%। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गलती यहाँ पर बच्चों की कहाँ कहाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एरिया को भाई 2a लिख देते हैं, सबसे बड़ी गलती। एरिया को 2a नहीं लिखना है, एरिया में 4a करना है। अगर लेंथ आधी हुई है तो क्यों करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगली गलती बता देते हैं कि भाई जब तुम चेंज यहाँ पर निकाल रहे हो, चेंज का परसेंटेज, तो तुम सिंपल इसको मत रखो ना, क्योंकि ये तो फाइनल रेजिस्टेंस है। तुम क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी आंसर आए पॉजिटिव लेना है, और उसके बाद तुम्हें आंसर कर देना है। सिंपल है। तो उसके बाद जो परसेंटेज आएगी वो 75% आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और गलती होती, देखो बोर्ड में पता है क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स वाले क्या चाहते हैं कि तुम गलतियां करो, इसीलिए वो क्वेश्चन आसान ही डालेंगे, लेकिन गलतियां बहुत जगह होंगी, तो तुम्हें हर्डल्स पार करने हैं। वो जितनी भी गलतियां हैं वो तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कोर पे बेसिस है। कोर मतलब कि जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, अगर वो बहुत अच्छे से ब्रशअप किए हैं तो ही तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना तुम इस क्वेश्चन में खो जाओगे। ठीक है, क्यों? अभी देख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए इज 10 जूल। पता है, ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा बनाया हुआ है, देने को वो डायरेक्ट पूछ सकते थे ना तुमसे क्वेश्चन, अभी मैं बताऊंगा कैसे पूछ सकते थे, लेकिन 2015-16 वालों ने क्या किया है भाई, कि अब हम डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। हम क्या करेंगे? बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन
इन्फिनिटी सब कुछ घुसा के दे देंगे ताकि बच्चा होपलेस हो जाए, लेकिन नहीं, हमें नहीं होना है, हमको ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो चार्ज के स्टेशनरी होने से प्रोड्यूस होती है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन जो हुआ है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन जो हुआ है, विच इज 10 जूल, ठीक है, विच इज 10 जूल, टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना है 2 कूलम, ठीक है, चार्ज कितना है 2 कूलम, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट इंफिनिटी, वहां से किसी ए पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम हुआ है दैट इज 10 जूल, और जिस चार्ज को लाए हैं दैट इज 2 कूलम। तो ये सारी चीजें हमको बताई गई हैं। अच्छा, ये सारी चीजें रिकॉल करो, तो क्या हमें ये नहीं पता कि द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम्स from a infinity point to a point A is called electric potential भाई। मतलब पता है तुम्हें, अगर ये क्वेश्चन 15-16 में आया होगा और 2 नंबर में सवाल पूछा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ बच्चों ने जो दिमागदार होंगे सीधा यहीं से क्वेश्चन का आंसर उठा के दे दिया होगा, ठीक है। तो दिस दैट इज, अरे इलेक्ट्रिक क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो तुम्हें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको चुपचाप से सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे कि भाई 10/2 और आंसर 5। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल है ना। v इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन देने वाला ये भी दे सकता था कि भाई w है तुम्हारा 10 और q है तुम्हारा 2, नहीं, उनको देखना था तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा ब्रश्ड अप है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से तुम्हारे लिए जाल बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन, इन ब्रिंगिंग द सेम चार्ज, उसी चार्ज को यानी q इज इक्वल टू 2 कूलम टू द अनदर पॉइंट बी, किसी बी पॉइंट तक ले जाने के लिए काम 20 करना पड़ता है। देखो इससे आसान सवाल अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, अगर तुमने एक बार ये पजल सॉल्व कर ली कि ये क्या होता है, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू विच इज 10 वोल्ट। ये आसान है, अब आसान है भाई ये 10 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पर ध्यान से सुनो, पता है तुम्हें यहां पर क्या है कि अब ये जो है कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में तुम्हें डिफरेंस बता देता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है यहाँ पर बिटवीन ए एंड बी, व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ द सेम चार्ज इज बॉट डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, तुम्हें ये भी पता होगा कि भाई ए से बी तक जाने में जो भी काम जो भी करना है, उसमें हम अभी जो सॉल्व करेंगे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। कि देखो अभी यहाँ पर इसको इसको रफ करते हैं, ये सारा कुछ हो गया, ये तो बहुत आसान था। आगे जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा है, आगे जो है वो कॉन्सेप्चुअली अच्छी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो बस सिंपल डेफिनेशन तुम्हें पता होती तो तुम कर देते। आगे क्या है, देखो भाई यहाँ दिया हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हमको पता है इन्फिनिटी से कोई चीज ए पे आई है और इन्फिनिटी से कोई चीज बी पे गई है, और बी वाले को जाने में ज्यादा काम करना पड़ा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 20 जूल, इसका मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल कहां पर है, बी पर। बहुत बढ़िया, हायर पोटेंशियल कहां पर है, बी पर, क्योंकि ज्यादा काम किया गया है, वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। तो 10 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, यानी वोल्टेज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वीडी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 विच इज 5 वोल्ट। ये भी आसान था। आगे कि भाई अगर वो चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर वो चार्ज डायरेक्ट ए से बी लेकर जाया जाए। अच्छा, इसका मैं एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैंने क्या बोला, ये कुछ ऐसे चल रही है चीजें, ठीक है। इन्फिनिटी से कोई वर्क किया गया ए तक लाने में और इन्फिनिटी से कोई वर्क किया गया बी तक लाने में। अब पूछा है कि भाई अगर ए से बी तक जाने में पूछा जाए तो कितना वोल्ट लगेगा। ध्यान से सुनना, कितना हमसे क्या पूछा गया, कितना देख लेते हैं वर्क डन होगा, ठीक है। तो कितना वर्क होगा, जाहिर सी बात है इससे तो कम ही होगा, इतनी दूर से लेके आ रहे हैं, इससे तो कम ही होगा। देख लेते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी इंटू क्यू, ठीक है। वी इंटू क्यू कैसे, क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। सिंपल हो गया ना भाई सारी चीजें, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो वी है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और तुम गलती कर दोगे इसके अंदर वी डाल के। हमको यहाँ पर पोटेंशियल नहीं डालना है। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यों, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल देंगे, क्या होता है 10 माइनस 5,
और मल्टीप्लाई किससे करना है, चार्ज से। चार्ज कितना था, 2 कूलम का, तो ये हो जाएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10, विच इज इक्वल टू 10, 10 जूल इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, 10 जूल। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई जब इन्फिनिटी से हम चीज लेके आ रहे थे तब 20 जूल लग रहा था, वही काम जब हम इसको ए से भी लेके आए तो 10 जूल लगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन उसमें आया होगा तो भाई वहां के बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बड़े अच्छे से चमक गया होगा, क्योंकि जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो सबका दिमाग खुल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने आंसर्स जल्दी जल्दी करके नीचे लिखते रहना, ठीक है, क्या क्या आंसर तुम्हारे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेट्स से अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, द करंट which is I, the current I flow through a resistor for time, for time t, for time t, then the heat dissipate, the heat dissipate, the heat dissipate is equal to H is equals to I square RT। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर आर। ठीक है, रेजिस्टर आर, ठीक है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पर अच्छा होगा अगर आप एक बहुत अच्छा सा डायग्राम भी बना के दे दें, ये V वोल्ट है, ये R है, ये करंट आई जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था इसके अंदर, और क्या लिखना था। ठीक है, अगला, टू लैंप, वन रेटेड 100 वॉट, 220 वोल्ट, अदर रेटेड 60 वोल्ट, 220 वोल्ट, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। और मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई मतलब 220 वोल्ट की सप्लाई है तुम्हारी। करंट बताना है दोनों बल्ब के थ्रू। अच्छा, इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं कि भाई एक बल्ब ये लगाया, ठीक है, एक बल्ब ये लगाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। ये वाला तुम्हें दिया हुआ है कितना, 100, अरे 100 वॉट, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है 60 वॉट। क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले करंट, फिर इसका VI से करंट निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर करंट आ जाएगा। गलत कर रहे हो ना भाई, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर तुमसे पूछूं कि वोल्टेज कितना है, सिंपल है, वोल्टेज कितना है, तुम कहोगे 220 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अब अब मैं पूछूं टोटल पावर कितनी है, टोटल पावर अगर पूछ रहा हूं तो तुम बताओगे 160 होगी, 160 हो। मैं फिर तुमसे अब आगे पूछूंगा, देखो मैंने कहा V टोटल कितना है, फिर कहा P टोटल कितना है, अब कहूंगा I टोटल कितना है। तो तुम कह दोगे क्या, P टोटल इज इक्वल टू V टोटल इंटू I टोटल, यानी कि P टोटल अपॉन V टोटल इज इक्वल टू I टोटल। सिंपल है, P टोटल में से V टोटल डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ऊपर कर लेते हैं क्या, 160 डिवाइड बाय 220 इज इक्वल टू I टोटल। अब इसको करने में तो बहुत बड़ी साइंस है ना, तो आई टी इज इक्वल टू, कर लो इसको, कैसे करेंगे, 11 और इसको 8 लिख लो, 8/11 आ गया आंसर। इससे आसान आंसर नहीं है, मेरे को लगता तुम्हारा कोई क्वेश्चन इससे आसान बना होगा अभी। ठीक है, 8/11 आंसर आ गया। ठीक है, विच इज नियरली 80 एंड 0.77 समथिंग। ठीक है, 0.7 नहीं, 77 एंड 3, हाँ ठीक है, 73, 0.73 समथिंग आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया। अच्छा, कमेंट करते रहना अगर तुम्हारा आंसर आता रहे, ठीक है, जैसे जैसे आता रहे उसको कमेंट में आंसर डालते रहो। कितने क्वेश्चन आपने किए हैं इनमें से सही, वो भी तुम्हें लिखने हैं कि भाई इन सारे क्वेश्चन में से कितने तुमने सही किए, कितने तुमने गलत किए, क्या तुम्हारी ऑब्जर्वेशन रही, कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितने लेवल तक है, सारी चीज तुमको डालनी है। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं भाई, ये भी हमने बहुत अच्छे से फोड़ दिया है। अगला देख लेते हैं। अगला है, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड एनी अदर पैरामीटर्स, जैसे आई और आर की वैल्यू, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। देखो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड, इस पे मतलब कोई कमेंट नहीं कर सकते हम कि क्या तुम्हें ये आता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बेकार है, नहीं कर सकते ना। अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ होती है कि बच्चे लिख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
आई आर। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई आर। गलत यार, यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है ना भाई, तो ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे, बहुत बढ़िया, लगा दिया। ये R1 है, ये R2 है, दोनों अनइक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, ठीक है, V वोल्ट की। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड एनी, ये तो छोड़ ही दो, इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ। वोल्टेज ड्रॉप पूछा है इससे और इससे। फिर से वही बात कि भाई अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में बन रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेलल सर्किट है। अगर ये पैरेलल सर्किट है तो इससे जाने वाला वोल्टेज ड्रॉप इससे जाने वाले वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल ही तो होगा। तो क्या आंसर लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम इन बोथ resistance because because there is a parallel circuit, बिकॉज देर इज अ पैरेलल सर्किट, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन, इसलिए लिया था क्योंकि 2 नंबर में आ सकता है और गलती के चांसेस हैं, क्योंकि बोर्ड वाले चाहते हैं कि तुम गलती करो ताकि उन्हें तुम्हें नंबर ना देने पड़े, ठीक है। ये देख लो 2020-21 में ही आया है, सैंपल पेपर के अंदर पूछा गया है ये सवाल, ठीक है, सीबीएसई के। हाँ, ये क्वेश्चन वो है जो सबसे ज्यादा, मतलब जिस क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उनको ग्राफ दिख जाता है। ये 19-20 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ग्राफ है। देखो, अगर तुमसे पूछा जाए ग्राफ इलेक्ट्रिसिटी में, तुम्हें सीधा समझ आना चाहिए भाई, V इज इक्वल टू आई आर के अलावा कोई ग्राफ हमारी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर है सर सिलेबस में, तो ये भी V इज इक्वल टू आई आर पे बेस्ड है। अच्छा, पढ़ लेते हैं। वी आई ग्राफ फॉर अ नाइक्रोमियम वायर, नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, ठीक है। तुम्हें इससे क्या पता चलता है, और इसका एक सर्किट बना दो। ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ये तो फिर भी एज कंपेयर टू द क्वेश्चन जिसके अंदर सीरीज पैरेलल दिए होते हैं, फिर भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं तुम्हें क्या पता चलता है इससे। पहली बात हमको ये पता चलता है इस ग्राफ से कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो यहाँ पर जो y एक्सिस है और जो x एक्सिस है वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है। ये पैसे कैसे पता चला, बेसिक ग्राफ की नॉलेज से पता चला ना, कि भाई अगर ग्राफ लीनियर है, अगर ग्राफ लीनियर है तो y एक्सिस x एक्सिस से प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर इनकेस ऐसा भी कोई ग्राफ आ जाए ना तुम्हारे पास, ये वाला, ये कौन सा है, पैराबोला का ग्राफ अगर तुम्हारे पास आ जाए, और अगर ये y है, ये x है, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि भाई y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जैसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ नहीं सकते, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है h हीट एनर्जी, और यहाँ पर I बना हुआ है, और ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, और एक जगह ग्राफ क्या दिया हुआ है, h और I का ऐसा दिया हुआ है, तो तुम क्या मार्क करोगे। और मुझे पता है कि जिन बच्चों ने ग्राफ की नॉलेज नहीं पढ़ी होगी मैथ के अंदर, वो क्या है, इसको टिक कर देंगे क्योंकि वो एक ही तरह का ग्राफ देखते हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं, आपको देखना है ना कि एच किस पे डिपेंड करता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, दैट्स व्हाई ये आंसर होगा। क्योंकि पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, ये स्क्वायर वाला बनता है ना पैराबोला का, और ये लीनियर बनता है हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो सिंपल है, हमको क्या पता चलता है इस ग्राफ से कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और इसी से हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर ओम्स लॉ फॉलो हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, ओम्स लॉ फॉलो हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा किसके अंदर, जब हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बार देख लेते हैं, इसमें एक बार इंक चेंज कर ले पहले, ठीक है। इंक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ रीडिंग्स दी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रीडिंग दी हुई है, कुछ देख लो, ठीक है। चलिए रीडिंग देख लेते हैं इसके अंदर कैसे दी हुई है ये रीडिंग्स। आई होप ये सही मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हमें पता है क्या पता है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकल सकता है हमसे, कैसे। देखो, अगर मैं इसमें देखूं कि टोटल वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज कितना है, 0.4, ठीक है, प्लस 0.8, या फिर इसको प्लस करने से अच्छा इसको डायरेक्टली कर देंगे ना। ये ऊपर तक जा रहा है ना, यहाँ तक, टू तक, यहाँ तक जा रहा है ऊपर, टू तक, तो चलो इसको 2 लिख देते हैं ना, 2 वोल्ट आ गया ये। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक जा रहा है, 2 वोल्ट तक, सिंपल है। चलो, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट तक जा रहा है तो यहाँ वी लिख देंगे 2 वोल्ट, ठीक है। करंट 0.5 तक जा रहा है, करंट कहाँ तक जा रहा है, 0.5 तक। अब इसमें भी कोई मुझे लगता है रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई वी इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, वी अगर 2 है, अगर तुम्हारा आई 0.5 है, तो आर तुम्हारा कितना आएगा, कितना आएगा आर, आर तुम्हारा आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट नहीं, 4 ओम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 ओम। इस सब से हमें क्या मिलता है, हमको इस सब से कुछ नहीं मिलता, हम इस सब से सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे, सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस सब से हम सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, 4 ओम,
ठीक है। चलो, और वोल्टेज कितना है तुम्हें, 2 वोल्ट दिया हुआ है, और उसके बाद तुम्हें क्या मिला है, करंट मिल गया। तो इस सबसे सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम आसानी से इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का। ये वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, अभी बताया था 0.5। ठीक है, सिंपल है। हम्म। अगला क्वेश्चन, ये 19-20 में आया हुआ था क्वेश्चन, और ये, हाँ, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन चॉइस में तुम्हारा आ सकता है, और क्वेश्चन छोड़ेंगे, बहुत से बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई, R1, R2, R3 और R4 कुछ इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 19-20 में सवाल पूछा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टर पूछा है, तो देखो एम से एन, मैंने क्या बोला था कि जब भी तुम्हें एम से एन या फिर ए से बी जाना हो, तुम सीधा करंट फ्लो करो, करंट फ्लो करो, करंट फ्लो करो, करंट को फॉलो करो। और यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर यहाँ जंक्शन बना हुआ है, यानी आधा इधर और आधा इधर जाएगा, और फाइनली यहाँ जाएगा। इस सर्किट में सिर्फ 2 जगह है जहां पर तुम फंसोगे, वो है ये, बाकी तो सीरीज है। तो कैसे, R1 प्लस R2। अब देखो, बाकी सरी ये दोनों पैरेलल है ना, तो इन दोनों को पैरेलल जोड़ लेते हैं पहले। R3, 1/R3 प्लस 1/R4। R3 R4 का मैंने अभी बताया था एक तुम्हें फॉर्मूला, R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर देता है, R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। अब इसको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यही आंसर है बस इसका, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल, तुम्हारा बेसिक नॉलेज टेस्टिंग के लिए था कि भाई कितना तुम अच्छे से इसको कर पाते हो, ठीक है, सिंपल था। अच्छा, इसके अंदर क्या है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अभी पीछे कराया था। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी नीड अ 5 एम्पियर फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ पावर टू 220 वोल्ट। सबसे पहले तुम्हें 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों चाहिए, पहले 5 एम्पियर छोड़ो, पहले ये तो देख लो तुम्हारी जो हीटर है या फिर जो तुम्हारी आयरन है, वो कितना करंट सहन कर सकती है, ठीक है, कितना करंट बेयर कर सकती है। तो सबसे पहले पावर हमें दी हुई है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज 1000 वोल्ट। और वोल्टेज क्या दिया हुआ है तुम्हें, 220 वोल्ट। इससे इससे अगर तुम पावर से करंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो पता नहीं तुमने क्या पढ़ा हुआ है। तो पावर से करंट निकालने के लिए 1000 अपॉन 220 कर देंगे, आ जाएगा। इससे हमारा आंसर क्या आएगा, देखो, यहाँ से हमारा आंसर आता है 11, और यहाँ से आता है हमारा आंसर 50। तो 4, 6, 5, 4.5 आ गया, ठीक है, लगभग लगभग 4.5 एम्पियर। अच्छा, अब ये 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों चाहिए, अगर 4.5 एम्पियर ये करंट सहन कर सकता। ऐसा देखो कि भाई यहाँ पर एक हीटर है, ठीक है, ये क्या है, एक हीटर, और यहाँ पर करंट आ रहा है तुम्हारा 4.5, 4, फिर कभी कभी 3.9 आ रहा है, कभी कभी 3.8 आ रहा है, चलेगा ना, क्योंकि 4.5 तक सह सकता है, तो उससे नीचे चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो अगर ये सारे करंट हमारे चल जाएंगे, लेकिन गलती से अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि भाई, ऐसा कोई दुर्घटना हुई कि भाई पीछे से जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर आ जाए, या फिर 10 एम्पियर आ जाए, 10 एम्पियर आएगा, तो क्या ये हीटर खराब नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 4.5 ही सह सकता है ना, तो 10 एम्पियर आने पे ये खराब हो जाएगा। इसीलिए ये फ्यूज वायर किसका बनाया जाता है, 5 का। 5 का क्यों बनाया जाता है, जैसे ही 5 एम्पियर करंट आएगा, ये देखो, हीटर है 4.5, ठीक है, इससे ज्यादा 4.5 से 5 तक ये सह सकता है, ठीक है, 5 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही 5 एम्पियर आएगा, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर आते ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट अब इसका अनबेरेबल हो जाएगा ना, तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा। सिंपल है। इस तरीके से हमको ये लिख देना है, why it is impractical to connect an electric bulb and electric heater in series। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अगर यहाँ पर एक हीटर है और यहाँ पर एक बल्ब है, दोनों को तुम सीरीज में क्यों नहीं लगाते हो, क्यों नहीं लगाते हैं, सिंपल है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो पावर कम कंज्यूम करता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, मतलब क्या है कि तुमको इसके लिए जो यहाँ पर सोर्स वोल्टेज देनी है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये पावर कम कंज्यूम करेगा, ये पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, और तुम इन दोनों को सेम वोल्टेज पे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, सेम वोल्टेज पे। तो सेम वोल्टेज पे पावर अलग कैसे हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए ये जो पावर है ये बहुत ज्यादा पावर है, ये पावर बहुत कम पावर है, ठीक है, और ये 220 मेंस है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए ये 220 दोनों में बढ़ जाएगी ना भाई, अगर दोनों में बढ़ जाएगी,
इस वाले को जितनी मिलनी चाहिए, यानी हीटर को जितनी मिलनी चाहिए उतनी वोल्टेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हीटर की पावर ज्यादा है तो उसे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उतनी इसे नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, ये आसान था, ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे इससे हमारा कोई मतलब ऐसा कोई तरीका इसमें नहीं है कि भाई हम न्यूमेरिकल की तरह इसको सोल्व करें, ये तो आसान है। ठीक है, स्टेट ओम्स लो रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। स्टेट ओम्स लो, ओम्स लो क्या होता है? अच्छा देखो, यहाँ पर ओम्स लो के लिए ना एक चीज है कि भाई तुम इसमें जब ओम्स लो लिखते हो तो थोड़ा सा ये टेम्परेचर कांस्टेंट वगैरह चीजें लिख दिया करो। जैसे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे लिख दो कि वोल्टेज थ्रू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, सिंपल है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, R यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका ग्राफ दे सकते हो और भी अच्छी बात है भाई, ग्राफ दे दो। V यहाँ पर है, I यहाँ पर है, ये तुम्हारा इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, डिफाइन 1 ओम। अच्छा 1 ओम देख लो कि भाई जब 1 ओम के रेजिस्टर से 1 एम्पियर का करंट पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? 1 ओम। When 1 ampere of a current is passing through the one one ohm of resistor, then the voltage required to do this is 1 ohm। ठीक है, सिंपल है। आगे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट, ये दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर नीचे डालोगे कमेंट में जो भी आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला आंसर बहुत आसान है, V इज इक्वल्स टू आई आर से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है चलो। हाँ तो ये अगला क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड। देखो बहुत आसान है। देखो इसमें यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है, वायर भी दिया हो सकता है और इसी के अंदर कोई भी एक मटेरियल दिया हो सकता है। ठीक है, हमें बताना है कि रेजिस्टेंस का जो है, रेजिस्टेंस का जो फैक्टर है वो किस किस अलग अलग यूनिट्स या फिर क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो देखो रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है। अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, रो एल बाई ए। तो हमको पता है कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है। अच्छा रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी फर्दर डिपेंड किस पे करती है? नेचर पे। किसके नेचर पे? मटेरियल के नेचर पे, कि भाई नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, कि अगर नेचर ऑफ मटेरियल ज्यादा रेजिस्टिव है तो वो ज्यादा रेजिस्टिविटी का होगा, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, उसके बाद तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस फर्दर डिपेंड करता है नेचर पे। आफ्टर दैट लेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। फॉर्मूला में लिखा हुआ है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसको पता है कैसे समझते हैं? यहाँ देखो, एक कंडक्टर बना लेते हैं, वायर बना लेते हैं, और एक और वायर बना लेते हैं। ठीक है, हाँ मुझे एक बात बताइए कि भाई ये एक रोड है। ठीक है, एक रोड है ना, चार्ज के लिए एक रोड है, करंट के लिए एक रोड है। करंट ऐसे जा रही है और ये करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ तुम्हारे को अपोज किया जा रहा है। नहीं है यार, पता तुम्हें कि रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है करंट का। तो करंट क्या कर रहा है? करंट को अपोज कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा अपोजिशन इसमें दिखेगा या इसमें दिखेगा? सीधी सी बात है भाई, कि अगर जाम लग रहा है किसी रोड पे तो तुम्हें कहां पर ज्यादा अपोजिशन फेस करने को मिलेगी? जो लॉन्ग लॉन्ग वायर है, यानी बड़ी रोड है ना, सिंपल है। तो यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, सिंपल है। और अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, तो कैसे समझेंगे कि भाई देखो एक पतली रोड है, ठीक है, छोटी रोड है, और एक बहुत बड़ी रोड है, चौड़ी रोड है। भाई देखो जाम ज्यादा कहाँ लगेगा? छोटी वाली में, तो मतलब एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। तो उसके बाद दोबारा से कैसे कर देंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो किस किस तीन चीजों पर डिपेंड करती है? पहला नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, दूसरा लेंथ पे, तीसरा एरिया पे। सिंपल है, बहुत अच्छा। ठीक है, इतना सा करना था। नीचे वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल इसलिए डाला है क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड होती है। तो एक बार इसको ध्यान से सुनो, जैसे मैं इसमें कर रहा हूं ना, तुम्हें भी वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे? देखो सबसे पहले गिवन चीजें लिख लो। यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, तुमको पता है। और रेडियस यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जैसे ही तुम्हें कोई चीज उसकी यूनिट में ना मिले, इसको तुरंत कन्वर्ट कर लो यूनिट में। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता तो देखो, 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2।
कैसे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं? 10⁻² मीटर्स होते हैं, ठीक है, 10⁻² मीटर्स होते हैं। बहुत बढ़िया। इसको हम 10⁻4 कर देंगे और ये मीटर में हो जाएगा। अब क्या करना है? रेडियस इज इक्वल टू 10⁻4। इसका अब मुझे अगर एरिया निकालना हो तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ये हो गया -4 और ये -2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू 10⁻8। तो अब अगर मैं इस सबको दोबारा से लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 10 और लेंथ हमको बतानी है। एरिया इज इक्वल टू 10⁻8 इंटू पाई। और रेजिस्टिविटी कितनी है? देखो रेजिस्टिविटी गिवन है ना, 50 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलो तो इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फॉर्मूले को अगर हम ट्रांसपोज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन रो। अब इसको लिख दो, इसमें जिसमें वैल्यू जो भी दी हुई है। कैसे? जो भी वैल्यू दी हुई है उसको लिख देते हैं। जैसे रेजिस्टेंस इज 10, एरिया इज पाई इंटू 10⁻8 अपॉन 50 इंटू 10⁻8। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 पाई, 0.2 इंटू पाई विच इज 3.14 इंटू 0.2, 3.14 इंटू 0.2 विच इज 0.628, 628। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 प्लेस पे डेसिमल। तो लेंथ आ गई तुम्हारी 0.628। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम्हें हमेशा गिवन लिखना है, गिवन के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो भी चीजें यूनिट में नहीं है उसको यूनिट में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीजें लिखनी है। जितने अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आसान क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन में बच्चे फंसते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। मतलब इस क्वेश्चन का पूछने का जो सेंस है वो सिर्फ 2 नंबर में ही बन सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो देख लेंगे। An electric device is the type of a conductor which can conduct electricity and convert electric energy into various forms like mechanical energy, thermal energy and so on। ठीक है, इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे। समझ गए? जैसे ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मैं एक चार्ट बना के तुम्हें दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और ये इधर से क्या बनाता है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। जैसे पंखा क्या करता है? एक मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। हीटर क्या करता है? एक हीट एनर्जी बनाता है। लाइट बल्ब क्या करता है? एक लाइट एनर्जी बनाती है। तो मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज अ टाइप ऑफ डिवाइस, इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर which convert energy or the electrical energy in various forms of energy like mechanical energy, electric heat energy and light energy। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिख देंगे। what is its SI unit? what write its SI unit। अच्छा, एसआई यूनिट किसकी लिखनी है? क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया हुआ है। इसमें किसी ना किसी चीज की एसआई यूनिट चाहिए। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं सबकी। तो देखो, करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। उसके बाद वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। उसके बाद वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल। उसके बाद पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट। और कुछ रहेगा ही क्या? हीट एनर्जी की भी जूल है। और तुम्हारा पावर की एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर की एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी किलोवाट आर भी होती है ना, किलोवाट आर भी होती है। पी इंटू टी वाला जो फॉर्मूला होता है। बस ये सारी एसआई यूनिट हमने कर ली, ठीक है। ये सारी एसआई यूनिट इसके अंदर पूछी है। जो भी है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, इसमें क्वेश्चन ने किसी ना किसी चीज की एसआई यूनिट पूछी है, ठीक है। चलो आगे, एक क्वेश्चन पावर से रिलेटेड भी आ जाता है, हीट से रिलेटेड भी आ जाता है। और यहाँ पर ये बिलिंग का क्वेश्चन है। क्या? इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट इज यूज फॉर 2 आवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम। अच्छा देखो, एनर्जी बतानी है। देखो इलेक्ट्रिक केटल की पावर दी हुई है 2 किलोवाट, फिर से 2000 वाट। मैंने क्या कहा? इसको हम क्या करेंगे? दोबारा से उसी की एक्चुअल एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। हर बार जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल में दिया हो ना, एसआई यूनिट में जरूर कन्वर्ट करो। अच्छा, 2 आवर दिया हुआ है, अब ध्यान से सुनना। या मैंने वॉट में कर दिया, या मैंने आवर में कर दिया। अब दिक्कत पता है क्या हो गई? तुम्हें क्वेश्चन वॉट, किलोवाट आवर और जूल्स में पूछा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एनर्जी अगर जूल्स में हो तो पावर तुम्हें वॉट में और टाइम तुम्हें सेकंड में लेना होता है। पावर तुम्हें वॉट में और टाइम तुम्हें सेकंड में लेना होता है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट पर सेकंड, सॉरी वॉट इंटू सेकंड, ठीक है, जिसको हम जूल बोल देते हैं। और अगर तुम्हें किलोवाट आवर में करनी है तो फिर पावर तुम्हें किलोवाट में चाहिए और टाइम तुम्हें आवर में चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब तुम्हें तो सिर्फ इसमें कन्वर्जन करना है। तो पावर, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है तुम्हारा? 2 किलोवाट इंटू टाइम कितना है? 2, तो ये हो गया 4 किलोवाट आवर। पहले तो ये आ गया 4 किलोवाट आवर।
अब अगला अगला क्या है कि भाई तुम्हें ये जूल में करना है, तो जूल में क्या करना है इसको, या तो तुम देखो जूल में कन्वर्ट करने का एक तरीका ये 36 × 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर सिंपल कर लो जूल में कन्वर्ट। कैसे? पावर को किस में करो, वॉट में, विच इज 2000 वॉट, और टाइम को किस में करो, सेकंड्स में, विच इज 2 × 3600, ठीक है, सेकंड्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 × 2 × 3600, तो ये आ जाएगा 5 जीरो ये हो गई, और 36 × 4 हो गया, तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 टू 14, और ये 5 जीरो आ गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आंसर। सही है, 142 × 10⁵, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.42 × 10⁵ जूल्स। समझ गए? ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है, ठीक है। ओके, अगर हमें अगला क्वेश्चन करना हो, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मोटर का क्वेश्चन देख के डरना मत, ये इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मोटर रेटेड है, यहाँ पे देखो वाट, यहाँ पे दिया हुआ है पावर वॉट में, ठीक है, और मेंस क्या दी हुई है, वोल्टेज क्या दी हुई है, 220 वोल्ट। फाइंड द करंट, अब करंट का तो बताना है। देखो इससे आसान क्वेश्चन फिर से वही बात आ जाती है, बार बार क्वेश्चन वही घूम के आ जाते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, सीधा डिवाइड कर देना है और P इज इक्वल टू वी आई से फॉर्मूले से निकल जाना है, ठीक है। इसको मैं 2, इसको मैं 5, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया। देखो ये क्वेश्चन ना तुम्हें, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये बहुत जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने भी फॉर्मूला बेस्ड हैं और जो तुम्हें एकदम से बहुत अच्छे से आते हैं, वो तो तुम्हें बिल्कुल टाइम वेस्ट उनमें नहीं करना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन मोटर, अब फिर से देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछ ली, तो P इंटू टी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। पावर कितनी दी हुई है तुम्हें, पावर दी हुई है 1100। अच्छा, इसको अगर तुम किलोवाट में करना चाह रहे हो तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, किलोवाट में कन्वर्ट करने के किलोवाट में करना चाह रहे हो तो किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, तो इसे अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.1 किलोवाट, 1.1 किलोवाट इंटू, एक मिनट, 1.1 किलोवाट इंटू, ठीक है, 1.1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आर, फिर 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर के लिए, और अभी ये 6 दिन हो रहा है काम, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो इसमें हम लिख सकते हैं 330, और यहाँ पर इसको लिख देंगे 33। ये किलोवाट आवर में आ गई, ठीक है, किस में आ गई, किलोवाट आवर में। अच्छा, ये क्यों मैंने किलोवाट आवर में करी है, क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन ना पूछा है रेट, और यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम पूछते हैं फिर वो किलोवाट आवर में लेते हैं, क्योंकि एक यूनिट क्या होती है, जो हमें यूनिट मिलती है वो होती है 1 किलोवाट आवर, इसीलिए मैंने एक किलोवाट आवर में चेंज किया है, ठीक है। अब देखो एक यूनिट यहाँ पे 5 रुपए की है, तो 33 यूनिट्स कितने की होगी, 33 × 5, आंसर आ जाएगा 165 रुपीज, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से हम इसके रुपीस कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ये सवाल हो गया है, अगला सवाल हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू हीटर को देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये सेट का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वाला सवाल अपने को बड़े ध्यान से करना है। टू हीटर्स कोइल 1 एंड कोइल 2 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, दो हीटर है और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक R1 का रेजिस्टेंस है, एक R2 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पूछा है हीट का रेशियो बताना है, ठीक है, हीट का रेशियो बताना है, हीट इन 1 एंड हीट इन 2 का रेशियो बताना है क्या होगा। चलो पहले हीट इन 1 निकाल लेते हैं, हीट इन 1 क्या होगा, I² RT, और यही गलती सब करते हैं, ठीक है, I² RT यहाँ पर लगाने की गलती क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये है पैरेलली कनेक्टेड, पैरेलल में करंट होता है डिफरेंट, इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा V² बाय R इंटू टी। चलो बहुत बढ़िया, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला ले लूं और यहां पर कौन सा ले लूं, H2 का फॉर्मूला क्या ले लूं, V² बाय R इंटू टी, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R1 है, ठीक है। अच्छा देखो, ये दोनों V सेम है, ठीक है, V दोनों केसेस में सेम रहेगा, तो अगर मैं दोनों का रेशियो करता हूं तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि H1/H2 करेंगे तो ये दोनों डिवाइड में आएंगे, ये दोनों डिवाइड में आएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और T भी आपस में कट जाएंगे। आंसर पता है क्या आएगा, H1/H2 का आंसर आएगा सिंपल सा, ऊपर आ जाएगा R2/R1, ठीक है, R2/R1, सिंपल, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, कैसे ये भी बता देता हूँ। H1 अभी आया था 1/R1, ठीक है, और H2 आया 1/R2, और इन सबको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो R2/R1, सिंपल है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, देखो H1 इज इक्वल टू R2/H2 इज इक्वल टू R1, ठीक है। R2 होता है रो, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ और डायमीटर का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो R2 क्या होता है, रो L बाय ए, रो L
टू अपॉन ए टू अपॉन में R1 क्या होता है, रो L1 अपॉन A1, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L2 अपॉन A2, ये हो जाएगा L2 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन A1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां दिया हुआ है कि भाई लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर ऑफ कोइल 2 आर डबल ऑफ 1। तो दूसरे वाले का जो कॉइल है उसकी लेंथ डबल कर दी, यानी कि दूसरे की लेंथ डबल कर दी पहले की से, पहले से डबल ये हो जाएगा ना, L2 की लेंथ डबल है पहले वाले से। और डायामीटर अगर डबल है, देखो ध्यान से, डायामीटर अगर डबल है यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस बढ़ेगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा, और रेडियस का स्क्वायर हुआ है तो डायमीटर का स्क्वायर भी होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि ए क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी एरिया दूसरे वाले का क्या हो गया है, 4 टाइम हो गया है पहले वाले से। दूसरे वाले का एरिया पहले वाले से 4 टाइम हो गया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो पता है हीट का फॉर्मूला क्या आता है तुम्हारा, 4 टाइम होगा ये, 4 टाइम। तो हीट का H1 अपॉन H2 सब कुछ कटने के बाद आ जाता है 2/4, विच इज 1/2। तो यहां से क्या पता चलता है हमें कि H1/H2 यानी रेशियो ऑफ H1 एंड H2 इज 1:2। इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं बिल्कुल बीच में, 1:2 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तुम्हें रिलेशंस पता होने चाहिए अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना है तो। इंक चेंज कर लेते हैं, वैसे तो एक या दो क्वेश्चन ही रह रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इंक्रीज इन पावर, देन इंक्रीज इन पावर एंड पावर डेसिपेशन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताया हुआ है कि भाई करंट फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टर में, वो 50% बढ़ा दिया गया। लेट सपोज करंट कितना है, आई। अब इसका 50% क्या होगा, इसका 50% क्या होगा, I/2। इतना बढ़ा दिया मतलब आई से I/2 कर दिया, आई से I/2 बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हुआ, आई में I/2 बढ़ा दिया ना, आई में I/2 बढ़ेगा तो 3I/2 हो जाएगा ना ये, 3I/2। बहुत बढ़िया। तो मतलब पहले कितना था आई, अब कितना हो गया, 3I/2। चलो, इंक्रीज इन पावर डेसिपेशन, इंक्रीज इन पावर मतलब पावर में कितना इंक्रीज हुआ है, ये सिंपल पूछा है। देखो पावर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, आर और टी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ है, यहां पर इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, आई से 3I/2 हो गया। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आई तो पहले ही था, बस 3/2 इंक्रीमेंट हो गया। 3/2 कितना होता है, 1.5, मतलब आई से 1.5 आई, मतलब 1.5 टाइम्स करंट बढ़ा दिया। पावर कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर टाइम्स ये बढ़ जाएगा, हाँ या ना, 1.5 का स्क्वायर टाइम्स, विच इज पावर कितना हो जाएगा, 2.25। ठीक है, 2.25 टाइम्स बढ़ जाएगा, पावर कितना होगा, 2.25 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब इंक्रीमेंट निकालना है ना, देखो फिर से इंक्रीज इन पावर पूछा है, परसेंटेज इन इंक्रीज इन पावर, ऐसा परसेंटेज नहीं, इंक्रीज इन पावर पूछा है। पावर पहले पी थी, अब कितनी हो गई, 2.25 टाइम्स पी बढ़ गया। तो अब इसको निकाल लो क्या हो जाएगा, तो पी माइनस 2.25, 2.25 पी। अच्छा इसमें फिर वही है कि भाई ये देखो अब पावर बढ़ी है तो इंक्रीमेंट आएगा, बढ़ने में आएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, इसको उल्टा लिख लेंगे और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.25 में से 1.00 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। तो 1.25 पी, इतनी पावर गेन हो गई, इतनी पावर इंक्रीज हो गई। अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 125%। आंसर क्या आएगा, 125%। तो यहाँ पर देख लो पावर क्या आ गई, इंक्रीज इन पावर, डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन पावर इज 1.25 पी। ठीक है, 1.25 पी, इतना टाइम्स ये बढ़ गया। आज हमने किया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए हैं, पीवाईक्यू भी और सेट के भी कुछ क्वेश्चन किए हैं एक दो। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। इन्हीं केसेस से, इन्हीं क्वेश्चन से वेरिएशंस बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो है पावर का। ठीक है, उसके बाद ओम्स लो,
और उसके बाद रेजिस्टेंस का। ठीक है, यही तीन मेजर कैटेगरी से क्वेश्चन बनते हैं, और यही तीन अगर आपको आते हैं और इनके हर तरीके के सवाल आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम एक पूरा वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए यही क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।